नमस्कार। आज का विषय है आधुनिक उपन्यास में स्त्री। भारतीय नव जागरण के समय से ही स्त्री दशा सुधार की धमक हिंदी साहित्य में देखने को मिलती है। हिंदी के आरंभिक उपन्यास देवरानी जेठानी की कहानी, भाग्यवती आदि इसके उदाहरण हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी नारी की जागृति की छाया हिंदी साहित्य पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। स्वाधीन भारत में नारी की स्थिति में परिवर्तन आता है। वे शिक्षित होने लगती हैं, आत्मनिर्भर होने लगती हैं, नई परिस्थितियों में नई चुनौतियां भी जन्म लेती हैं। इन सब के बीच स्त्रियां अपनी लेखनी से सशक्त उपस्थिति दर्ज करती हैं। हिंदी साहित्य में पुरुष लेखकों ने भी संवेदनशील तरीके से नारी और उसकी स्थिति पर विचार किया है, लेकिन ये महिला लेखिकाएं ही थीं जिन्होंने साहित्य में स्त्री और उसकी दशा पर प्रामाणिक तरीके से विचार किया। उषा प्रियमवदा, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी आदि से लेकर आज गीतांजलि श्री तक महिला कथाकारों की एक लंबी श्रृंखला है जिन्होंने अपने उपन्यासों के माध्यम से आधुनिक समय में स्त्रियों की विविध स्थितियों को दर्ज किया है। प्रस्तुत विषय आधुनिक हिंदी उपन्यास में स्त्री के अंतर्गत हम दो महत्वपूर्ण उपन्यासों की चर्चा करेंगे। पहला है कृष्णा सोबती का मित्रों मरजानी और उषा प्रियमवदा का 55 खंबे लाल दीवार। भारतीय समाज में स्त्री की मुख्य रूप से दो छवियां देखने को मिलती हैं। एक होम मेकर की है और दूसरी होम ब्रेकर की है। कृष्णा सोबती के मित्रों का चरित्र आरंभ में कुछ इस प्रकार चित्रित किया है कि जैसे वह एक होम ब्रेकर स्त्री है, लेकिन अंत में वह होम मेकर की छवि प्रस्तुत करती है। कृष्णा सोबती के मित्रों मरजानी पर हम चर्चा करते हैं। रिचर्ड होगर्ट ने कहा है कि महान कलाकार संपूर्ण मानव का गहराई से चित्रण करता है। कृष्णा सोबती भी ऐसी ही लेखिका हैं जो अपने लेखन में मनुष्य का गहराई से पड़ताल करती हैं। मित्रों मरजानी के मुख्य पात्र हैं गुरुदास, धनवंती, उनके 3 पुत्र बनवारी, सरदारी, गुलजारी, उनकी 3 बहुएं सुहाग, मित्रों, फूला। कृष्णा सोबती के उपन्यास में स्त्री एक पुरुष समाज की कठपुतली बनकर पेश नहीं की जाती। इनके उपन्यासों में स्त्री की समाज में प्रचलित परंपरागत छवि पेश नहीं की जाती, बल्कि आधुनिक समाज की बेबाक स्त्री की छवि पेश की जाती है। वह नैतिकता का झूठा दंभ नहीं भरती। मित्रों मरजानी में कृष्णा सोबती ने मित्रों के माध्यम से स्त्री विमर्श को एक नए नजरिए से पेश किया है। सुहाग बनवारी की दूसरी पत्नी है। बेटे अपने माँ बाप, धनवंती और गुरुदास की मान मर्यादा का ख्याल रखते हैं। बनवारी की दूसरी पत्नी सुहाग भी इस मामले में अपने पति का ही अनुसरण करती है। सास ससुर भी उसे एक आदर्श बहू मानते हैं। सुहाग अपने पूरे परिवार के प्रति खुद को समर्पित कर देती है। सबसे छोटी बहू फूला को सिर्फ एक हक और हिस्से से मतलब है। इससे संयुक्त परिवार के ढांचे को झटका लगता है, क्योंकि संयुक्त परिवार की मजबूती साझे में है, न कि बंटवारे में। साझे में रहकर ही परिवार मजबूत बना रह सकता है। इस उपन्यास की सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक कड़ी मित्रों है। वह एक वाचाल और मनमोजी लड़की है। वह किसी की नहीं सुनती। वह चीज़ों को अपने ढंग से समझती है। जब फूला अपनी सास से खुद के हिस्से को लेकर लड़ती है, तब मित्रों फूला से कहती है कि फूला रानी, मैं तो बुरों की बुरी मशहूर थी, पर लाडो तू भी चोखा नाम कमाएगी। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि वह अपने बारे में उस आम राय को बताती है जिसमें वह एक बुरी स्त्री के रूप में मशहूर है, लेकिन मित्रों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसे क्या कहता है। अपने व्यक्तित्व का निर्माण उसने स्वयं किया है। वह अपनी अभिव्यक्ति बेबाक होकर करती है। भारतीय समाज व परिवार में स्त्रियों के आत्मनिर्णय, स्त्रियों की इच्छा, स्त्रियों की स्वतंत्रता के लिए कोई जगह नहीं है।
पति सरदारी मित्रों के आचरण को लेकर उससे बहुत मारपीट करता रहता है। वह पूरी कोशिश करता है कि मित्रों बदल जाए, लेकिन वह बिल्कुल नहीं बदलती। इस बात से पूरे परिवार में अशांति रहती है। जेठानी सुहाग रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो जाती है। एक दिन वह उससे पूछ ही उठती है कि सच सच कह देवरानी, तू इस राह कुराह कैसे पड़ी। इस पर मित्रों निसंकोच कहती है कि 7 नदियों की पारू तवे सी काली मेरी माँ, और मैं गोरी चिट्टी उसकी कोख पड़ी। कहती है इलाके के बड़भागी तहसीलदार की मोहांद्रा है मित्रों। अब तुम ही बताओ जिठानी, तुम जैसा सतबल कहाँ से पाऊँ लाऊं। देवर तुम्हारा मेरा रोग नहीं पहचानता। मित्रों की माँ बालों ने भी एक ऐसा जीवन जिया जहाँ किसी की कोई रोक टोक नहीं थी। जो मन में आया वही किया। मित्रों का व्यक्तित्व भी कुछ इसी तरह का बन गया। मित्रों खुद के बारे में इस तरह की बात बताकर निडरता व स्पष्टता का परिचय देती है। साथ ही मित्रों द्वारा अपने रोग की बात करना और अपनी तड़प की बात बताना एक तरफ तो आधुनिक स्त्री विमर्श के लिए मील का पत्थर है, तो दूसरी तरफ मित्रों अपनी बेबाकी के कारण भारतीय समाज में परंपरागत गृह लक्ष्मी की छवि को भी तोड़ती है। ऐसा नहीं है कि मित्रों अपने ससुराल के सदस्यों से प्यार नहीं करती, वह उनसे प्रेम तो करती है, लेकिन उनके नियमों को नहीं मानती। कृष्णा सोबती मित्रों के लिए कहती हैं, मित्रों अपने बूते पर घुरती है, लड़ती है, मस्खरी करती है, टक्कर लेती है, सीना जोरी भी करती है। जेठानी सुहाग भारतीय समाज में स्त्री की छवि को स्पष्ट करते हुए मित्रों से कहती है, देवरानी बहू बेटियों के लिए तो घर गृहस्थी की रीति ही लक्ष्मण की लीक, जाने अनजाने फलांगी नहीं की। जेठानी समाज द्वारा स्त्रियों के लिए निर्धारित लक्ष्मण रेखा को कभी पार नहीं करती, लेकिन मित्रों बहू बेटियों के लिए निर्धारित लक्ष्मण की लीक को निडर होकर फलांगती है, क्योंकि उसकी असलियत वह जानती है। जेठानी इस सलाह पर खुद को समझाते हुए मित्रों से कहती है, मित्रों रानी, जिस घड़ने वाले ने तुझे घड़ दुनिया का सुख लूटने को भेजा है, वही जहाँ का वाली तेरी फिक्र भी करेगा। इस प्रकार मित्रों की जेठानी भी मित्रों को ईश्वर के भरोसे ही छोड़ देती है। मित्रों के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते हैं, वह भटकती भी है, लेकिन अंत में अपने पति सरदारी के प्रति ही समर्पित हो जाती है, क्योंकि वहाँ एक सुरक्षा का भाव है, एक ठहराव है, जबकि अन्य पुरुषों के साथ ना सुरक्षा है ना सच्चा प्रेम। यह फैसला वह बुद्धि से काम लेकर लेती है, समाज के किसी दबाव में नहीं। मित्रों अपनी माँ के जीवन का अकेलापन देखती है, इसीलिए वह नहीं चाहती कि उसका भविष्य भी उसकी माँ की तरह ही बने। हमारा जो दूसरा उपन्यास है वह है 55 खंबे लाल दीवार। 55 खंबे लाल दीवार के मुख्य पात्र हैं सुषमा, नील, कृष्णा मौसी, कौशल्या, मीनाक्षी। इस उपन्यास में हम देख सकते हैं कि सुषमा इसकी मुख्य किरदार है। सुषमा एक लेक्चरर है, वह एक हॉस्टल की वार्डन भी बन जाती है, लेकिन वह अपने जीवन में एक अकेलापन महसूस करती है और कहीं ना कहीं वह इसके लिए अपने माता पिता को भी जिम्मेदार मानती है कि अगर उसकी शादी समय पर हो गई होती तो आज वह अकेलापन महसूस नहीं करती। तो कहीं ना कहीं उसके मन में है, लेकिन वह अपनी इच्छाओं को दबा कर रह जाती है। हॉस्टल में जब वह रहती है तब एक लेक्चरर जो कि नींद की गोलियां खा लेती है, इस पर लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं, लेकिन सुषमा का नज़रिया कुछ अलग है इसके लिए। बांग्ला की लेक्चरर स्वाति के नींद की गोलियां खाने पर सामाजिक मापदंड के दिखावटी नियमों के लिए सुषमा कहती है, आपके सामाजिक मापदंड यह कहते हैं कि आप सबके सामने किसी के व्यक्तिगत जीवन की धज्जियां उड़ा दीजिए। हर एक का जीवन एक ऐसा अनुलंघनीय दुर्ग है जिसका अतिक्रमण करना किसी का अधिकार नहीं। यहाँ
एक सुषमा का रोष है समाज के नियमों के लिए, समाज की झूठी परंपराओं के लिए। क्योंकि लेक्चरर स्वाति के गोली खाने के बाद लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं कि उसने क्यों खाई, और इन नई नई बातों से सुषमा परेशान हो जाती है और वह इसीलिए इन नियमों के खिलाफ बोल उठती है। यहाँ हम देख सकते हैं कि सुषमा समाज के बनाए खोखले नियमों के खिलाफ बोलती है, लेकिन विडंबना यह है कि वह अपने व्यक्तिगत जीवन में इन नियमों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा पाती। अंत में वह इन्हीं नियमों का शिकार होती है। सुषमा के जीवन में नील आता है, तब नील के आने के बाद उसके जीवन में कुछ खुशहाली आती है और वह बहुत खुश रहने लगती है। नील सुषमा से शादी करने के लिए भी कहता है, लेकिन सुषमा बहुत रूखी हो जाती है नील के लिए। नील जब सुषमा को कहता है कि आप मुझे अच्छी लगती हैं, तब सुषमा कहती है, उम्र 33 बरस, घर की गरीब, हिंदी की टीचर, कुछ और जानना चाहते हैं। इस कथन में एक मजबूरी भी है और एक बेचैनी भी है। उसे कहीं ना कहीं लगता है कि उसकी उम्र इतनी अधिक है और अभी तक उसका कोई घर नहीं है, इसीलिए वह इस बात को बड़े दुखी मन से बताती है। इसके बाद वह नील को वहाँ से भेज देती है। नील वहाँ से चला जाता है और सुषमा फिर अपने अकेलेपन से परेशान हो जाती है। वह नील के साथ रहना भी चाहती है, लेकिन पारिवारिक मजबूरियों के कारण वह उसे अपनाना भी नहीं चाहती। सुषमा जब अपने घर पिता से मिलने जाती है, तब सभी के लिए कोई ना कोई सामान लेकर जाती है। इस पर पिता उसे अधिक खर्च करने के लिए मना करते हैं। तब वह कहती है कि आपने ही इतना पढ़ाया लिखाया है, लेकिन यहाँ एक प्रकार से वह अपने पिता की पूर्व में की गई गलती की शिकायत करती है। सुषमा को कहीं न कहीं लगता है कि पिताजी चाहते तो उसकी शादी हो सकती थी, लेकिन नहीं हो पाई, क्योंकि पिताजी नहीं चाहते थे। उनके रिटायरमेंट के 3 साल बचे थे। बाकी भाई बहन छोटे थे। छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी के कारण उन्होंने सुषमा की शादी नहीं की। काफ़ी मेहनत के बाद उसकी नौकरी हो गई और परिवार की जिम्मेदारी धीरे धीरे पूरी सुषमा पर आ गई। वह अपने घर की आर्थिक स्थिति को भली भांति समझती है। वह जानती है कि पिताजी को पेंशन मिलती ही कितनी है, उसमें तो 2 वक्त की दाल रोटी भी न चले। यहाँ पढ़ी लिखी नारी का भावात्मक स्तर पर शोषण हो रहा है। इस प्रकार कमाने वाली नारी आय का साधन बनकर रह जाती है। सुषमा के माता पिता दोनों को यही लगता है कि लड़की पढ़ लिख कर समझदार हो गई है, उसको शादी की क्या ज़रूरत है। वास्तव में वे उसकी शादी ही नहीं करना चाहते। अगर कोई शादी की बात छेड़ भी देता है, तो वे ऐसे मौके पर सारा बोझ सुषमा के ऊपर डालकर बरी हो जाते हैं कि अगर लड़की ही न माने तो हम क्या कर सकते हैं। पर अम्मा भी जानती थी और सुषमा भी, इसीलिए ऐसे मौके पर एक दूसरे से आंखें चुरा जाती थी। सुषमा के माँ बाप यही चाहते हैं कि सुषमा के वेतन से घर चलता रहेगा। यही सोचकर वे अपने छोटे भाई बहनों के बारे में, उनकी पढ़ाई, शादी आदि की सोचते रहते हैं। शादी की बात चलने पर अम्मा कृष्णा मौसी से कहती है कि तुम जानो कृष्णा, सुषमा की शादी तो अब हमारे बस की बात रही ही नहीं। इतना पढ़ लिख गई है, अच्छी नौकरी है और अब तो क्या कहते हैं, हॉस्टल में वार्डन भी बनने वाली है। बंगला और चपरासी अलग से मिलेगा। बताओ, उसके जोड़ का लड़का मिलना तो मुश्किल ही है। तुम्हारे जीजा तो कहते हैं कि लड़की सयानी है, जिससे मन मिले उसी से कर ले, हम खुशी खुशी शामिल हो जाएंगे। इस प्रकार के उत्तर से कृष्णा मौसी गुस्सा होती है, क्योंकि वह ज़मीनी हकीकत से वाकिफ़ है। वह समाज की हकीकत से भी वाकिफ़ है कि कभी कभी माँ बाप भी अपने स्वार्थ में अंधे हो जाते हैं और वे अपने बच्चों का भला नहीं सोच पाते। कृष्णा मौसी कहती है, जीजा की गैर जिम्मेदारी है, जब पढ़ रही थी तभी कर देते।
लड़की तो अपने आप मुंह खोलकर कहती नहीं और लोगों की कानी खुतरी ब्याह जाती है। तुम्हारी ऐसी अच्छी लड़की बिन ब्याही रहेगी। इस पर सुषमा बहुत दुखी भी होती है। सुषमा कुछ कर नहीं पाती है। सुषमा समझती सब कुछ है, अपनी माँ को भी समझती है, अपनी मौसी को भी समझती है। और सुषमा की मौसी जो कहती है वो समाज की सच्चाई है, क्योंकि वास्तव में अगर सुषमा के पिता ने गैर जिम्मेदारी ना दिखाई होती तो सुषमा की शादी होती और वह भी अपना एक घर परिवार बसाकर खुशहाल जीवन जीती। लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। सुषमा भी अपने आप को चाहे लाख समझाए, लेकिन उसके जीवन में खालीपन तो जरूर है। माँ पहले बाहर नौकरी के खिलाफ थी, लेकिन जब अम्मा ने अपने मन को समझा लिया था कि सुषमा नौकरी भले ही करे पर वह सुखी है। अम्मा को निरुपमा की शादी की चिंता है। मौका निकालकर अम्मा ने सुषमा से फिजूल खर्ची बंद करके कुछ रुपया जमा करने के लिए कह दिया। लेखिका बताना चाहती है कि किस प्रकार पढ़ी लिखी कमाने वाली लड़की को परिवार अपने निजी स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करता है। उन्हें यह मतलब नहीं कि अगर बेटी की शादी नहीं होगी तो उसके भविष्य का क्या होगा। यहाँ तक कि वह उसके खर्चे पर भी पाबंदियाँ लगाना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि किसी भी प्रकार सुषमा खर्च कम करे और वह उनके लिए बचाए, उनके बेटे के लिए बचाए, उनकी बेटी की शादी के लिए बचाए। लेकिन सुषमा के लिए कोई नहीं सोचता। नील से मुलाकात के बाद सुषमा की ज़िंदगी में बदलाव आता है। वह खुद को नील की नज़र से देखना शुरू कर देती है। मुलाकात का सिलसिला किसी न किसी बहाने आगे बढ़ता है और दोनों में अनुराग भाव उत्पन्न होता है। नील इस बात को भली भांति समझता है कि सुषमा व्यक्तिगत पसंद के ऊपर परिवार की जिम्मेदारियों को प्राथमिकता दे रही है। नील के साथ घूमने फिरने को लेकर उसकी साथी मीनाक्षी उसे समझाती है कि उसे अपने पद का ध्यान रखना चाहिए। इस पर सुषमा को गुस्सा आता है। वह कहती है, मैं अपना काम ठीक से करती हूँ, मुझसे किसी की शिकायत नहीं है, फिर मेरे व्यक्तिगत जीवन में किसी को दखल देने का क्या हक है। मैं वार्डन हूँ, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं हर समय गंभीरता की नकली खोल चढ़ाए रहूं। हर कदम पर सुषमा अपने पैरों पर खड़ी होने के बावजूद भी कभी परिवार द्वारा तो कभी समाज द्वारा अपने जीवन के सुखों से दूर हो जाती है। सही गलत सब कुछ समझती है, लेकिन सामाजिक मापदंडों के सामने उसे भी झुकना पड़ता है। नील जब फर्म की तरफ से हॉलैंड जाने वाला था तब वह सुषमा को भी अपने साथ ले जाने की बात कहता है, लेकिन इस पर भी परिवार की जिम्मेदारी उसके सामने आ जाती है। जबकि उसकी साथी मीनाक्षी उसे बताती है कि नील से शादी कर ले, लेकिन वह मना कर देती है। वह मीनाक्षी से कहती है कि आज से 16 साल बाद शायद तुम अपनी बेटी को लेकर इस कॉलेज में आओ, तब भी तुम मुझे यहीं पाओगी, कॉलेज के 55 खंभों की तरह स्थिर अचल। नील सुषमा की सभी जिम्मेदारियां खुद पर लेने को तैयार हो जाता है। वह सुषमा से शादी भी करना चाहता है। सुषमा को सिर्फ इस बात का डर होता है कि अगर वह नील के लिए सब कुछ छोड़ देती है तो कहीं ऐसा न हो कि कोई कम उम्र की लड़की नील की ज़िंदगी में आ जाए और उससे नील को छीन ले। सुषमा को यह भी लगता है कि अगले साल उसको सीनियर ग्रेड मिल जाएगा, इससे उसकी तनख्वाह बढ़कर 800 रुपये हो जाएगी। इस तरह की बहुत सी बातों के कारण सुषमा नील को अपनाने में झिझक रही थी। जब भी वह नील की तरफ झुकती, उसके सामने उसके परिवार वालों के चेहरे घूमने लगते। उसे लगता है कि बहन की शादी और भाई की पढ़ाई का खर्च आदि ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं उसके जीवन में। इस समय नील उतना अधिक महत्वपूर्ण नहीं है और वह अपने अकेलेपन को अपने जीवन की नियति मान बैठती है। सुषमा नील से एक ही बात बोलती है कि यह कॉलेज, ये खंबे
मेरी डेस्टिनी है, मुझे यहीं छोड़ दो। जब वह अपनी बहन की शादी में उपस्थित होती है तब भी वह अंदर से खुश नहीं होती। वहाँ शादी में उसे बहुत से लोग शादी करने के लिए कहते हैं, लेकिन हर बार की तरह सुषमा इस बार भी चुप हो जाती है। कृष्णा मौसी एक बार फिर कहती है कि नील से शादी कर लो। सुषमा रोती है। इस पर उसकी माँ उसे सांत्वना देती है, लेकिन उसकी शादी करने की बात नहीं कहती। माँ की स्थिति तो यह हो जाती है कि उसे लगता है कि सुषमा अपने खर्चों पर भी रोक लगाए ताकि हम थोड़ा ठीक से खर्च कर सकें। माँ यहाँ तक सोचती है कि नीरू की शादी के बाद हम सभी लोग एक ही जगह रहेंगे। कुछ मेहमान तो यहाँ तक बोलते हैं कि अच्छा हुआ सुषमा ने नील से संबंध तोड़ दिया, क्योंकि सुषमा पर जिम्मेदारी है, ऋण भी चुकाना है। सुषमा की ज़िंदगी में अकेलापन फिर से आ जाता है। नील बार बार प्रयत्न करता है कि सुषमा शादी के लिए हाँ कह दे, लेकिन सुषमा हर बार नील को निराश कर देती है। नील सुषमा से कहता है, सुषमा क्या मेरे लिए कोई आशा नहीं है? तुम मेरे प्रति इतनी क्रूर क्यों हो गई? सुषमा नील से प्यार करते हुए भी उससे शादी करने को इनकार कर देती है। हर बार नील को शादी के लिए मना करने के बाद भी नील सुषमा के मन से निकल नहीं पाता। जब उसे पता चलता है कि नील हॉलैंड जा रहा है तो मीनाक्षी को टैक्सी लाने के लिए कहती है, लेकिन कुछ ही समय के बाद उसका उत्साह ठंडा पड़ जाता है। वह अगले ही पल मीनाक्षी से कहती है, टैक्सी वापस कर दो मीनाक्षी, मैं नहीं जाऊंगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि किस प्रकार एक आर्थिक रूप से संपन्न लड़की भी सामाजिक मान्यताओं के आगे विवश है। अपने पैरों पर खड़ी होने के बाद भी सामाजिक मानदंड उस पर इतने हावी हैं कि वह चाहते हुए भी उनको तोड़ नहीं पाती। वह परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हुए स्वयं की सारी कामनाएं तिरोहित कर देती है। मित्रों मरजानी में घर की चार दीवारी में कैद स्त्री की समस्या है। वह मंझली बहू है और किसी से दबती नहीं है, बड़ों से भी नहीं। वह जानती है कि कोई भी उसे अच्छा नहीं समझता। उसका व्यक्तित्व उसने खुद ही बनाया है। अपने व्यक्तित्व के अनुसार वह अपने पति से भी नहीं दबती, चाहे उसका पति कितना भी मारे, लेकिन समाज के मानदंडों को वह भी अंत में स्वीकार करते हुए अपने पति के पास ही वापस आ जाती है। इस प्रकार दोनों ही उपन्यास आधुनिक समाज की घरेलू और कामकाजी स्त्री का चित्रण करते हैं। एक घर की चार दीवारी में कैद है तो दूसरी घर की दहलीज पार कर अपने पैरों पर खड़ी है। जो घरेलू है वो मन में कुछ नहीं रखती, मुंह पर सबको बोल देती है, लेकिन जो आत्मनिर्भर है वह मुंह पर कुछ नहीं बोलती। पारिवारिक दायित्व और निज जीवन के द्वंद्व में अंदर ही अंदर घुटती रहती है। आम तौर पर यह माना जाता है कि शिक्षा और आर्थिक आत्मनिर्भरता स्त्री मुक्ति का सबसे सबल रास्ता है, जो काफ़ी हद तक सच भी है। लेकिन हम देखते हैं कि सुषमा की स्थिति में वह पर्याप्त नहीं है। मित्रों की समस्या का निदान धन या शिक्षा में निहित नहीं है। दरअसल स्त्रियों की समस्या का मूल हमारी सामाजिक संरचना और उसकी मान्यताओं में अधिक निहित है। पितृसत्तात्मक समाज में स्त्रियों को लेकर कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलता। आवश्यकता है इन समस्याओं को रेखांकित करने की और उसके मूल में जाकर उनका हल ढूंढने की। निश्चित रूप से महिलाओं के द्वारा लिखा गया साहित्य इसमें हमारी सहायता कर सकता है। धन्यवाद।